स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपको सालाना 6,000 रुपये नहीं बल्कि 9,000 रुपये मिलेंगे। अभी सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन अब 3,000 रुपये और उसमें एक्स्ट्रा सरकार देगी, यानी कि 9,000 रुपये दिया जाएगा। ये बातें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। जी हाँ, एक बिहार में चुनावी सभा के दौरान। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बिहार पहले अपने लिए दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, हालांकि वर्तमान समय में बिहार दूसरे राज्यों को मछली बेच रहा है, जो एनडीए सरकार की नीतियों का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है। अब बिहार की नई एनडीए सरकार इसमें 3,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि करने जा रही है। बिहार में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बिहार डेयरी मिशन की घोषणा की गई है। उन्होंने महागठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कलह इतनी बढ़ गई है कि ना तो घोषणा पत्र में और न ही चुनाव प्रचार में कांग्रेस का जिक्र किया गया है। दोस्तों अररिया में एक पुल धंस गया है। परमान नदी पर बना 4 करोड़ से लागत से ये पुल धंस गया है। जहां इसके गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। जहां कभी पुल गिरने को लेकर तो कभी बीच खेत में पुल बनाए जाने को लेकर के अक्सर बिहार सुर्खियों में रहा है। कई बार सरकार को इस पर विपक्ष घेरते रहा है। इस बार फिर बिहार का अररिया जिला चर्चा में है। यहाँ पर परमान नदी पर बना एक पुल धंस गया है। जहाँ अररिया सिकटी प्रखंड के अंतर्गत सांसद प्रदीप कुमार सिंह के गांव कोवाचार में ये पुल बना है। कल की एक तस्वीर सामने आई है, ये पुल बीच में धंस गया है। इसके बाद आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। हालांकि कुछ लोग जान पर खेल करके आते जाते रहे। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बना 5 वर्ष पहले ये पुल फरबिसगंज और सिकटी विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है। यह पुल का बीच पाया अचानक नीचे धंस जाने से दोनों क्षेत्रों का संपर्क टूट गया। वहीं पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित इस पुल की गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुल धंसने की सूचना 30 अक्टूबर को ही विभाग को दी गई थी। हालांकि अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने अपना गठबंधन धर्म निभाया है। वीआईपी के खिलाफ बगावत करने पर अपने ही प्रत्याशी अफजल अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि राजद ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दरभंगा जिले के गौरा बोराम विधानसभा सीट से उम्मीदवार अफजल अली खान को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के तहत ये सीट वीआईपी पार्टी को दी गई थी। वीआईपी ने इस सीट से अपने कद्दावर नेता और फिर पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को उम्मीदवार बनाया था। इसके बावजूद भी पार्टी के फैसले से नाराज स्थानीय राजद नेता अफजल अली खान चुनाव की तैयारी में जुटे रहे। अब राजद ने अफजल अली खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं पर इसको लेकर के जानकारी सामने आ रही है कि राजद ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अफजल अली खान पार्टी लाइन से हट करके बयान देते रहे और अपनी चुनाव प्रचार की तैयारियों में कोई कमी नहीं आने दी। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। जब पार्टी सूत्रों के अनुसार राजद नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर इस फैसले के पीछे की वजहों की बात करें तो फिर राजद ने इस कदम से पार्टी में मौजूद अन्य असंतुष्ट नेताओं को कड़ा संदेश देने का काम किया है, जिससे ये लगे कि राजद गठबंधन धर्म से समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि गौरा बोराम सीट इस बार महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। देखना यह होगा कि राजद के इस कदम का गठबंधन की एकता पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों सीएसबीसी की तरफ से बिहार पुलिस में जेल वार्डर और फिर मोबाइल कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस वैकेंसी के माध्यम से बिहार राज्य में कुल 4,128 खाली पदों पर भर्ती होंगी। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाना होगा। बिहार पुलिस में निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स 5 नवंबर 2025 तक का समय दिया गया है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को कई स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले csbc.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद बिहार पुलिस रिक्वायरमेंट 2025 वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
नया रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ से आप आराम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना चाहिए, जरूरी है, यानी कि इंटर पास युवा भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदक की उम्र और फिर अन्य योग्यताएं CSBC के नियमों के अनुसार होना चाहिए। वहीं पर सैलरी के बारे में अगर बात किया जाए तो जेल वार्डर के पद पर चयनित उम्मीदवार को पे लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अन्य भत्ते भी सरकारी नियमों के अनुसार दिए जाएंगे। वहीं पर बिहार पुलिस की नौकरी में न सिर्फ सम्मान मिलता है बल्कि स्थिर कैरियर और फिर सुरक्षा की गारंटी भी देता है, तो ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी सरकार बनी तो जिसकी शादी नहीं हो रही है वो हो जाएगी और फिर बाल बच्चा भी हो जाएगा, ये कहना है तेजस्वी यादव का। एक चुनाव प्रचार करने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो जिस भाई बहन की शादी नहीं हो रही है उसकी शादी हो जाएगी और बाल बच्चा भी हो जाएगा। ये बयान अब काफी चर्चा में आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि मुन्ना शुक्ला को RJD ने लोकसभा का टिकट दिया तो फिर NDA सरकार ने साजिश के तहत जेल भेज दिया। वहीं पर महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश भाजपा गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल की सरकार में वैश्य समाज पर जितना हमला हुआ है या जितनी हत्याएं हुई है वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने जब शिवानी शुक्ला के पिता मुन्ना शुक्ला को वैशाली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी के लोगों ने उन्हें साजिश के तहत फंसा कर जेल भेज दिया। इस सभा में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी हर साल 1 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, लेकिन बताएं कि 11 साल में कितने लोगों को नौकरी दी है। जहां हमारे चाचा अब अचेत अवस्था में हैं, भाजपा वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिहार को अभी ये तय करना है कि इसे कोई बाहरी चलाएगा या फिर बिहार का लाल चलाएगा। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं जो कहता हूं उसे पूरा करके दिखाता हूं। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर राज्य से अपराध और भ्रष्टाचार का सफाया हो जाएगा। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर जिन भाई बहनों की शादी नहीं हो रहा है उनका शादी भी हो जाएगा, घर में खुशहाली हो जाएगी और फिर बाल बच्चा भी हो जाएगा। इस सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी थी। लोग कॉलेज की छतों से लेकर के पास के मकानों और फिर यहाँ तक कि JCB मशीनों पर चढ़ करके भी तेजस्वी यादव को सुनने पहुंचे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुलिस और न्यायिक हिरासत में क्या अंतर होता है? दरअसल बात है कि बिहार के पटना में मोकामा विधानसभा चुनाव का मैदान अब अलग ही मोड़ ले चुका है। 30 अक्टूबर 2025 को जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की जान लेने के मामले में चुनाव आयोग और फिर प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। दुलार चंद यादव की जान लेने के मामले में बिहार के मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इससे पहले उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में रखा गया था। अभी हम जानेंगे कि आखिर पुलिस हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस हिरासत का मायने क्या है। तो जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने के संदेह में गिरफ्तार करता है तो फिर गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कहा जाता है। जब पुलिस हिरासत का उद्देश्य संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करके अपराध के बारे में अधिक जानकारी जुटाना, साक्ष्यों को नष्ट करने से बचाना और फिर गवाहों को डराने धमकाने से रोकना है। वहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अनुसार मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ये हिरासत 24 घंटे के से अधिक नहीं हो सकती है। वहाँ पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी स्थल से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा का समय शामिल नहीं है। वहीं पर न्यायिक हिरासत क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। तो आपको बता दूं कि जब कोई अभियुक्त न्यायालय, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो या फिर न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण या हिरासत में होता है तो उसे न्यायिक हिरासत में कहा जाता है। जेल भेजा गया अभियुक्त न्यायिक हिरासत में होता है। जब पुलिस न्यायिक हिरासत में किसी अभियुक्त से पूछताछ के लिए केवल संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही पहुंच सकती है। वहीं पर मजिस्ट्रेट की अनुमति से ऐसी हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा की गई पूछताछ मात्र से हिरासत की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं पर अगर पुलिस हिरासत की बात करें तो फिर अभियुक्त तो पुलिस की भौतिक हिरासत में होगा, इसलिए पुलिस हिरासत में भेजे जाने पर अभियुक्त को पुलिस थाने के लॉकअप में रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में पुलिस को पूछताछ के लिए अभियुक्त तक हर समय पहुंच प्राप्त होगा।
दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए हुए हैं। ना तो वे पीएम मोदी की किसी चुनावी सभा में मंच शेयर कर रहे हैं और न ही पटना में हुए पीएम मोदी के रोड शो में शामिल हुए। इसी को लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है कि कहीं सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज तो नहीं है। वहीं पर बिहार चुनाव के बीच चर्चा है कि अगर 4 नवंबर तक बीजेपी के शीर्ष नेता ये ऐलान नहीं करते हैं कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चेहरा होंगे तो फिर वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार और फिर राजनीतिक विश्लेषक कन्हैया वेलारी ने बताया है कि रविवार को पीएम मोदी का पटना में शाम को रोड शो था, जहां हमने सुबह 6 बजे ही एक्स पर पोस्ट किया था कि नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं पर वेलारी के अनुसार नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरह महागठबंधन ने संकल्प पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, उसी तरह एनडीए भी स्पष्ट रूप से घोषणा करें। वहीं पर लेकिन जब एनडीए का संकल्प पत्र जारी हुआ तो ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई। यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने संकल्प पत्र कार्यक्रम में मंच पर आते ही 1 मिनट के भीतर वहां से प्रस्थान कर दिया। वहीं पर पत्रकार वेलोरी ने आगे बताया है कि जेडीयू की ओर से लगातार आगामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर खुल करके कुछ नहीं कह रही है। यही बात नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह मानी जा रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किस चीज से होता है? क्योंकि डॉक्टरों ने 5 ऐसे फूड बताए हैं जो हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा वजह बनता है। दरअसल खान पान अगर अच्छा हो तो फिर सेहत दुरुस्त रहती है, वही खान पान सही ना हो तो फिर सेहत बिगड़ते समय सही नहीं लगता है। वहाँ पर ऐसे ही कुछ फूड्स है जो दिल की बीमारियों को ट्रिगर करते हैं और हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। इन फूड्स के बारे में वेस्कुलर सर्जन बता रहे हैं और वेरिकोज विंस स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित कपड़िया डॉक्टर ने अपने बता रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट शेयर करके बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति की नौबत ना आए तो फिर अपने खान पान से 5 तरह की चीज़ों को निकाल दें। ये चीज़ें सेहत के लिए ख़राब होती है, कोलेस्ट्रोल बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और फिर दिल की बीमारियों की वजह बनती है। आप भी जानिए कि आखिर वो कौन सी फूड है। तो नंबर 1 है प्रोसेस्ड फूड्स। डॉक्टर सुमित कपाड़िया के अनुसार कबाब, सोसेज, सलामी और मटन करी सेंचुरेटेड फैट्स और फिर सोडियम से भरपूर होते हैं। इन्हें ज़्यादा खाया जाए तो फिर ये रक्त वाहिनियों को कड़ा करते हैं और सूजन को बढ़ाते हैं। ये हार्ट अटैक का कारण बनते देर नहीं लगाते हैं। वहाँ पर दूसरा है स्ट्रीट फूड्स। स्ट्रीट फूड्स जैसे कि समोसा, पकोड़ा, पूरी, भजिया या फिर फ्रेंच फ्राइज़, ये हम सभी पसंद करते हैं, लेकिन इनमें बार बार एक ही तेल का इस्तेमाल होता है जिसमें ट्रांस फैट्स की अत्यधिक मात्रा होती है। ट्रांस फैट्स डायरेक्टली रक्त वाहिनियों को बंद करने का काम करता है। वहीं पर रिफाइंड कार्ब्स या मैदे से बनी चीज़ें या दिल की सेहत के लिए रिफाइंड कार्ब्स या मैदे से बनी चीज़ें हानिकारक साबित होती है। वहीं पर वाइट ब्रेड, नान, पाव, बिस्कुट, पेस्ट्रीज और बेकरी पप्स जैसी चीज़ें ब्लड शुगर को बढ़ाती है और इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती है। पर है मीठी ड्रिंक्स या पैकेट वाले फूड्स, जहाँ एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैन वाले फलों के जूस या फ्लेवर्ड लस्सी ट्राइग्लाइसेट को बढ़ाने और फिर दिल पर दबाव डालने का काम करते हैं। वहीं पर सुगरी ड्रिंक्स सडन कार्डियक डेथ का कारण बन सकती है। साथ ही साथ अचार, नमकीन और इंस्टेंट फूड्स में नमक, जब भारतीय डाइट्स में हाई सोडियम फूड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अचार, नमकीन और इंस्टेंट फूड्स में नमक की अत्यधिक मात्रा होती है। इसके अलावा पापड़, इंट्रेंस्ट, नूडल्स, चिप्स और फिर सूप भी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, जहाँ इनसे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। वहीं पर इस खबर को सामान्य जानकारी के तौर पर आपको बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें या फिर चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। केडीवी लाइव किसी तरीके का दावा नहीं करता है। दोस्तों, मोकामा हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। अनंत सिंह के बाद जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी गिरफ्तार हुए हैं। जब मोकामा में दुलार चंद यादव की जान जाने के मामले में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी से मोकामा के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को गिरफ्तार किया गया है। जब पिछले दिनों ही अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा था कि अब पीयूष प्रियदर्शी पर कार्रवाई की जाएगी। जब बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना के मोकामा में दुलार चंद यादव की जान ले ली गई थी, जब जेडीयू के प्रत्याशी
साथी अनंत सिंह को आरोपी बनाया गया, जहां उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शनिवार की देर रात इस हत्याकांड में बाहुबली अनंत सिंह को रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी विनय कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा था कि मोकामा में राजद नेता दुलार चंद यादव की हत्या मामले में जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर वहां पर मौजूद हर शख्स की गिरफ्तारी होगी। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डुबोने की चाल चल रहे हैं। वो एनडीए की फिर से सरकार बनने पर वे अपने किसी चेले को मुख्यमंत्री बना देंगे और नीतीश कुमार को घर बैठा देंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये कटाक्ष भी किया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को इस तरह गायब कर दिया है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के रोड शो का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश जी कहाँ थे, नहीं दिखे। एनडीए सरकार बनाने की बात करने वालों ने उन्हें गायब कर दिया है, इतना गायब कर दिए कि उनको मुख्यमंत्री बनाने का नाम नहीं लेते हैं। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि चुनाव के बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता, मोदी जी नीतीश जी को डुबाने की चाल रच रहे हैं। 14 नवंबर को रिजल्ट और मुख्यमंत्री पद की शपथ 18 नवंबर को लेंगे। कौन? तेजस्वी यादव। ये खुद तेजस्वी यादव ने बात कही है। जहां बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान से पहले ही तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में सरकार बनाने का दावा किए जाने और मुख्यमंत्री पद की शपथ की तारीख 18 नवंबर तय किया जाना चर्चा का विषय बन गया है। जहां जनता तेजस्वी यादव के दावे पर आश्चर्य जताने लगी है, वहीं पर तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण की तारीख बताने के दावे पर भाजपा के दिग्गज नेता और फिर सारण से लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि वे विदेश यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बिहार की जनता अब भी नीतीश कुमार पर भरोसा करती है। दरअसल 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही ऐसा दावा किया जा सकता है, लेकिन अभी मतदान होने से पहले ही तेजस्वी यादव के द्वारा सरकार बनाने का खाका खींचा जाना चर्चा के केंद्र में है। तेजस्वी यादव के दावे और घोषणा ने लोगों को चौंका दिया है। जानकारी के माने तो तेजस्वी यादव को पूरा भरोसा है कि इस बार उन्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी। तेजस्वी पहले से ही कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन जरूर सरकार बनाएगा, लेकिन अब तो उन्होंने शपथ ग्रहण की 18 नवंबर की तारीख भी तय कर दी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी इस बार एक अलग तरह की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का फोकस सिर्फ पारंपरिक प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों को उनके ही घर में घेरने की मुहिम पर है। इसी कड़ी में बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हराने के लिए बड़ा दांव खेला है। राघोपुर विधानसभा सीट को लंबे समय से आरजेडी का घर माना जाता है। लालू प्रसाद यादव का परिवार यहीं से चुनाव लड़ता आया है। तेजस्वी यादव भी लगातार 2 बार इसी सीट से विधायक बने हैं। इस बार बीजेपी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है। ये वही सतीश यादव है जिन्होंने 2010 में जेडीयू के टिकट पर राबड़ी देवी को हरा करके बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी थी। वहीं पर 2015 में जब जेडीयू आरजेडी के साथ चली गई, तब सतीश यादव ने बीजेपी टिकट पर तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। 2020 में भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और हार मिली। इस बार समीकरण सतीश यादव के पक्ष में दिख रहे हैं। वहीं पर 2015 में जेडीयू साथ नहीं थी, तो 2020 में लोजपा विरोध में था, लेकिन अब दोनों एनडीए के साथ हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। चुनावी मंच से अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है जिसने भीड़ में जोश भर गया, जब उन्होंने कहा है कि मैं अभी यहीं से बिहार चुनाव का रिजल्ट बता देता हूं। 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। वहीं पर अमित शाह ने कहा है कि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री, लेकिन मैं आज बिहार की धरती से कहता हूं कि न लालू जी का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और न ही सोनिया जी का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि बिहार में नीतीश जी है और देश में मोदी जी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश मोदी की जोड़ी ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई है और देश को परिवारवाद की राजनीति से एनडीए की राजनीति सेवा और फिर विकास की है, जबकि विपक्ष की राजनीति स्वार्थ और परिवार की है। वहीं पर अमित शाह ने कहा है कि लालू राबड़ी राज में बिहार अंधेरे में था। रंगदारी और फिर गुंडागर्दी के कारण चीनी मिलें बंद हो गई, जब बरौनी कारखाना ठप हो गया, बिजली के प्रोजेक्ट लगना बंद हो गया। नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म करके विकास के दरवाजे खोले हैं। अब हम रीगा जैसी सभी बंद पड़ी चीनी मिलों को
फिर से चालू करेंगे ताकि गन्ना किसानों की आमदनी बढ़े और फिर युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने रीगा चीनी मिल का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने पहले वादा किया रीगा की मिल को चालू करेंगे, आज वह मिल फिर से में चल रही है। आने वाले समय में केंद्र सरकार की सहकारिता विभाग के जरिए राज्य के सभी बंद मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं पर अमित शाह ने महिलाओं के लिए चल रही रोजगार योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हम बिहार की महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के सांसदों को ये रास नहीं आ रहा है। वह कहते हैं कि पैसे क्यों बांट रहे हो। मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि किसी में दम नहीं है जो हमारी माताओं बहनों को मिलने वाले पैसे रोक सके। दोस्तों, बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर यानी कि शुक्रवार को होने जा रहा है और फिर इस दिन 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी जा रही है। जब पहले चरण में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और फिर मैथिली ठाकुर जैसे बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। चुनावी रैलियों में सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। एनडीए नेताओं का दावा है कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, जबकि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि इस बार एनडीए का बिहार से पलायन तय है। इस बीच ओपिनियन पोल और फिर सर्वे में रुझानों के दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग दावे हैं। जहां इन जनमत सर्वेक्षणों पर यकीन करें तो फिर बिहार की ज्यादातर जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, लेकिन सत्ता एनडीए की चाहती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है और फिर ये रुझान क्या कहलाता है। वहीं पर तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है, जबकि एनडीए का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जहाँ सर्वे में जनता ने ऐसा रुझान भला क्यों दिया है। कई सर्वे में तो नीतीश कुमार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से भी पीछे रहे हैं, जिनकी पार्टी के सत्ता में आने की कोई भी संभावना नहीं है। वहीं पर ज्यादातर सर्वे में जनसुराज को बमुश्किल 4 से 5 सीटें मिलती दिख रही है, लेकिन पॉपुलर चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर अपना नंबर बढ़ाए हुए हैं। आखिर सर्वे में नीतीश कुमार को कहीं दूसरे नंबर पर तो कहीं तीसरे नंबर पर क्यों दिखाया जा रहा है, ये सवाल है। अब जरा कुछ आंकड़े पर गौर कर लेते हैं। वहीं पर जेबीसी पोल ने तो 2 दिन पहले अपने सबसे नए सर्वे के अनुसार बताया गया है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए को 120 में से 140 सीटें 120 से 140 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 93 से 112 सीटें मिल सकती है। वहीं पर बीजेपी 70 से 81 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं पर जेडीयू को 42 से 48 सीटें मिल सकती है। उधर महागठबंधन में आरजेडी को 69 से 78 तो कांग्रेस को 9 से 17 सीटें मिल सकती है। वहीं पर जेबीसी पोल ने सीएम के लिए योग्य लोकप्रिय चेहरे का भी अनुमान पेश किया है, जिसके मुताबिक तेजस्वी यादव को सबसे अधिक 33%, नीतीश कुमार को 69%, तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को 10% जनता ने पसंद किया है। वहीं पर सर्वेक्षण में एनडीए को 41 से 43% वोट तो महागठबंधन को 39 से 41% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं पर जनसुराज पार्टी को 6 से 7% वोट मिल सकते हैं। वहीं पर सी वोटर के जनमत सर्वे के मुताबिक भी मुख्यमंत्री के लिए योग्य चेहरे के रूप में सबसे आगे हैं। वहीं पर सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक तेजस्वी को 37%, प्रशांत किशोर को 24% और नीतीश कुमार को 16%, वहीं सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को 7% हालांकि सी वोटर ने केवल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को सामने रख करके जब सर्वे किया गया तो फिर उसमें नीतीश कुमार को 46 और तेजस्वी को 41% वोट मिले हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 1 दिन का समय बचा है। आज 4 नवंबर को शाम 5 बजे पहले चरण के मतदान के प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे पहले राजनीतिक दलों की धुआंधार रैलियां प्रचार को देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह, लालू प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेता प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते दिखे हैं। इसी कड़ी में लालू यादव ने लंबे समय के बाद चुनावी प्रचार की कमान संभाली है, जहाँ सोमवार को वे दानापुर में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करते नजर आए। खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के सीएम फेस बेटे तेजस्वी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद भी पिछले कुछ दिनों से चुनावी मोर्चे पर व्यक्तिगत तौर पर कम दिखे थे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी प्रचार अभियान में सक्रिय होने का फैसला किया। इसी कड़ी में लालू यादव ने दानापुर में आरजेडी के एक उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया है, जहाँ यहाँ पर उन्होंने किसी भाषण के बजाय एक रथ में बैठ करके प्रचार किया। उनकी उपस्थिति ने पार्टी और फिर गठबंधन के भीतर संदेश दिया है कि वे मुकाबले से बाहर नहीं है। वहीं पर दानापुर दीघा विधानसभा क्षेत्र में लालू रथ यात्रा पर दिखे हैं। इस दौरान उनके साथ थी दिव्या गौतम, माले के उम्मीदवार, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मेरी बहन है। उन्होंने वहां पर कोई भाषण नहीं दिया है, लेकिन मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि महागठबंधन की जीत तय है। 14 नवंबर के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि महागठबंधन
के नेता एकजुट है और फिर प्रचार अभियान अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में है। इस युवा नेता को लेकर के जनता भी उत्साहित है। लालू ने दावा किया है कि 14 नवंबर को तेजस्वी अपने समर्थकों की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। दोस्तों, एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार शराबबंदी का केवल दिखावा कर रही है। हकीकत यह है कि बिहार में आज घर घर शराब पहुंच रही है। सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है और पुलिस मिलीभगत से सप्लाई चेन चला रही है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार की नाकामी का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। शराबबंदी का कानून गरीब पर चलता है। बड़े लोग पार्टी में बैठ करके शराब पीते हैं और फिर प्रशासन आंख बंद करके लेता है। ये दोहरा चरित्र अब जनता नहीं सहेगी। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए के नेता चुनावी मंचों से सिर्फ महागठबंधन के खिलाफ जहर उगलने में लगे हैं, लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि जनता अब ठगने वाले नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज बिहार के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान लागत निकालने के लिए संघर्ष कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और फिर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मगर एनडीए इन मुद्दों पर चुप है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किशनगंज विधानसभा सीट के बारे में। यहाँ पर किशनगंज विधानसभा सीट में जनसुराज प्रत्याशी इसहाक आलम, कांग्रेस प्रत्याशी कमरुल हुदा, एआईएमआईएम प्रत्याशी शम्स आगाज, बीजेपी प्रत्याशी स्वीटी सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अशरफ जी के बीच में यहाँ पर टक्कर देखी जा रही है। यह बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, किशनगंज की सियासत एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ ले रही है। बीजेपी ने एक बार फिर से स्वीटी सिंह पर भरोसा जताया है, जो 2010 से अब तक लगातार इस सीट से मैदान में उतरती रही है। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है, क्योंकि मैदान में अब एक नया चेहरा है जिसे लोग विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी इसहाक आलम की। दरअसल किशनगंज विधानसभा सीट सीमांचल की सबसे अहम सीटों में गिनी जाती है। यहाँ की आबादी का करीब 60% हिस्सा मुस्लिम समुदाय से है। यही वजह है कि 1967 से अब तक इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। जब कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच यहाँ सत्ता का खेल चलता रहा है, जबकि बीजेपी बार बार कोशिश के बावजूद जीत से दूर रही है। जब बीजेपी प्रत्याशी स्वीटी सिंह पूर्व विधायक सिकंदर सिंह की पत्नी है और पेशे से वकील है। उन्होंने 2006 में राजनीति में कदम रखा और 2010 से अब तक 4 बार चुनाव लड़े। 2010 में वे कांग्रेस के मोहम्मद जावेद से सिर्फ मात्र 264 वोटों से हारी थी, जो उनके राजनीतिक कैरियर की सबसे नजदीकी हार रही है। वहीं पर 2015 और 2019 के उपचुनाव में भी उन्होंने पूरा दम लगाया, लेकिन नतीजा वही हार मिली। वहीं पर 2020 में भी उन्होंने कड़ा मुकाबला किया, पर मात्र 1381 वोटों से पीछे रह गई। अब 2025 में बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया है, लेकिन इस बार मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से कमरुल हुदा मैदान में हैं, जिन्होंने 2019 के उपचुनाव में एआईएमआईएम से जीत दर्ज की थी और अब फिर कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी ओर एआईएमआईएम सीमांचल में फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने में कोशिश में जुटी हुई है, मगर किशनगंज में चर्चा इस बार किसी और की हो रही है। वह जनसुराज पार्टी के इसहाक आलम की। इसहाक आलम ईमानदार, छवि और स्थानीय जुड़ाव के नेता माने जाते हैं। इसहाक आलम पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। दोस्तों, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में चुनावी सभा में तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तेजस्वी यादव उन्हें चरमपंथी कहते हैं, लेकिन असल में तेजस्वी को यह भी नहीं मालूम कि चरमपंथी शब्द अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दी है कि बाबू, चरमपंथी को तुम जरा अंग्रेजी में लिख करके बताओ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें चरमपंथी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वे अपने धर्म का पालन गर्व से करते हैं। मैं नमाज पढ़ता हूँ, दाढ़ी रखता हूं, टोपी पहनता, इसलिए मुझे चरमपंथी कहा जाता है। मगर सच यह है कि मैं किसी के आगे सिर नहीं झुकाता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन्होंने आगे कहा है कि तेजस्वी यादव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं और फिर उन्हीं के देश के मुसलमानों को दहशतगर्द बताते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दी हमले पर भारत के पक्ष में बयान दिया था, तब पाकिस्तान ने उन्हें दहशतगर्द कहा था। आज तेजस्वी यादव वही भाषा बोल रहे हैं
हैं जो पाकिस्तान बोलता है। तेजस्वी यादव को तालीम पाकिस्तान के दहशतगर्द दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहते हुए तंज कसा है। वहीं पर सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि सीमांचल अपने फैसले खुद लें। 35 साल पहले भागलपुर दंगा के आरोपी कामेश्वर यादव को राजद ने टिकट दिया है, क्या ये मुसलमानों के साथ इंसाफ है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि पटना में बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि सीमांचल की जनता अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि राजद ने एआईएमआईएम को कमजोर करने के लिए उनके 4 विधायकों को तोड़ा था, लेकिन एआईएमआईएम सीमांचल की आवाज है और जब तक सीमांचल के लोगों को बराबरी का हक नहीं मिलता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं पर सभा के अंत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सीमांचल का बेटा ही बिहार का मुख्यमंत्री बने। जहां उनके इस बयान पर सभा में मौजूद भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई है। वहीं पर यह रैली किशनगंज जिले में उस वक्त हुई जब सीमांचल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। असदुद्दीन ओवैसी की इस सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी और मंच पर स्थानीय एआईएमआईएम प्रत्याशी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के इस चरण में किशनगंज जिले की चारों सीटों किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगढ़ और कोचाधामन पर मुकाबले तो दिलचस्प दिख रहे हैं, लेकिन चुनावी बहस से जनता के असली मुद्दे पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। जब 35 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर लगभग सभी की रणनीति एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले और पुराने विवादों को उछालने तक सीमित हो गई है। जहाँ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और फिर प्लान जैसे बुनियादी सवालों पर कोई भी प्रत्याशी गंभीर चर्चा नहीं कर रहा है। राजनीतिक रूप से सक्रिय ये इलाका हमेशा से सीमांचल की पहचान रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव अभियान विकास की जगह आरोप प्रत्यारोप में उलझा नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिन 3 विधायकों ने पिछले 5 वर्षों तक जनता का प्रतिनिधित्व किया था, उनमें से किसी को अपनी ही पार्टी से टिकट नहीं मिला। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जनता में असंतोष है, मगर उस असंतोष को आवाज देने की बजाय प्रत्याशी सिर्फ एक दूसरे को घेरने में व्यस्त हैं। वहीं पर सोशल मीडिया पर भी यही माहौल है। जब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम उम्मीदवारों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ वीडियो और आरोपों की बौछार कर रहे हैं। एक उम्मीदवार जहां पर अपने प्रतिद्वंदी को विकास विरोधी बता करके निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरा पुराने भ्रष्टाचार के मामले को उछाल करके राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश में है। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि किशनगंज का अगला विधायक शिक्षा व्यवस्था सुधारेगा या नहीं, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी या नहीं, बेरोजगारी और प्लान पर रोक कैसे लगेगी, ये कोई नहीं पूछ रहा है। वहीं पर कुछ उम्मीदवार अपनी रैलियों में विकास की बातें जरूर करते हैं, मगर उनके भाषणों में ना तो कोई ठोस योजना होती है, ना कोई स्पष्ट विजन। वहीं पर जनता को यह समझ नहीं आ पा रहा है कि ये नेता वास्तव में किस एजेंडे के साथ मैदान में है। अधिकांश रैलियां और फिर जनसभाएं केवल नारेबाजी और विरोधियों पर तंज कसने का मंच बन चुकी है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों के माने तो ये स्थिति स्थानीय राजनीति की परिपक्वता पर सवाल उठाती है। एजेंडा और फिर विजन का अभाव इस बात का संकेत है कि उम्मीदवारों के पास जनता की समस्याओं का कोई भी ठोस समाधान नहीं है। वहीं पर किशनगंज जैसे पिछड़े जिले में जहां पर आज भी सड़कों की हालात खराब है, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और शिक्षा संस्थानों की स्थिति दयनीय है, यहाँ के चुनावी मंच पर अगर केवल व्यक्तिगत झगड़े सुनाई दे तो फिर ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। दोस्तों, बिहार चुनावी रणभूमि में इस बार सीमांचल सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी और फिर तेजस्वी यादव के बीच खुली सियासी जंग ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। किशनगंज की सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस लहजे में तेजस्वी यादव पर हमला बोला, उससे साफ है कि एआईएमआईएम प्रमुख अब सीधे राजद की वोट बैंक पर निशाना साध चुके हैं। तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए चरमपंथी वाले बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तेवर में जवाब दिया है, उसने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। किशनगंज की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर रसूल का उम्मती होना चरमपंथी है तो मुझे फक्र है कि मैं अपने रसूल का उम्मती हूँ। बाबू, चरमपंथी को जरा अंग्रेजी में लिख करके बताओ। ये बयान सिर्फ पलटवार नहीं था, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं के भी अपने राजनीतिक प्रभाव को और मजबूत करने की रणनीति भी थी। वहीं पर सीमांचल का यह इलाका, जिसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिले शामिल हैं, लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक का घर माना जाता है। अब ओवैसी की कोशिश है कि इस
गढ़ में आरजेडी की पकड़ कमजोर पड़े और एआईएमआईएम को एक नई राजनीतिक जमीन मिले। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की कई सीटों पर जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया था। हालांकि बाद में राजद ने एआईएमआईएम के कई विधायकों को अपने खेमे में मिला लिया। यही वजह है कि ओबीसी इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। जहां उनके भाषणों में तेजस्वी यादव के खिलाफ नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि सीमांचल का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, जो सीधे तौर पर मुस्लिम मतदाताओं की भावनाओं को केंद्र में रखता है। वहीं पर तेजस्वी यादव के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है। अब तक मुस्लिम यादव समीकरण यानी कि MY फैक्टर राजद की जीत का आधार रहा है, लेकिन सीमांचल में ओबीसी के बढ़ते प्रभाव से ये संतुलन बिगड़ सकता है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि यदि मुस्लिम वोट बैंक एआईएमआईएम की ओर झुकता है तो फिर कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों की राह मुश्किल हो जाएगी। यही कारण है कि राजद प्रमुख इन दिनों ओबीसी के बयानों से बचते हुए भी उनके प्रभाव को कम आंकने की गलती नहीं कर रहे हैं। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओबीसी का सीमांचल दौरा केवल प्रचार अभियान नहीं बल्कि एक सियासी संदेश है, जब वो ये जताना चाहते हैं कि बिहार में मुसलमानों को अब खुद की राजनीतिक ताकत बनानी चाहिए, ना कि किसी पार्टी का वोट बैंक बन करके रहना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ये तर्क दे रहे हैं कि एआईएमआईएम की मौजूदगी विपक्षी वोटों को बांटने का काम करेगी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को फायदा मिल सकता है। वहीं पर कुल मिलाकर के सीमांचल का ये सियासी समीकरण इस बार बिहार चुनाव की दिशा तय कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी जहां पर खुद को मुस्लिमों की असली आवाज बताने की कोशिश में है, वहीं पर तेजस्वी यादव उस वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, जो दशकों से उनके दल की रीढ़ रहा है। अब देखना यह है कि सीमांचल की जनता किसकी बातों में भरोसा करती है, ओबीसी की निडर राजनीति पर या तेजस्वी के अनुभवी वादों पर। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।